बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट फर्स्ट आता है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी के ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि सर आप लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमारे तैयारी के लिए बेहतर होगा। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं अपने पहला लेक्चर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आप सभी के सामने है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। टॉप 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो केवल और केवल यूनिट फर्स्ट से ही रहेंगे, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रहेंगे। चलिए अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं देखना कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने हैं। और यह पहला लेक्चर है तो क्वेश्चंस के लेवल को हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा। एक बात और ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के प्रिपरेशन के लिए रोजाना शाम को 6 बजे आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलो हमारे सामने आता है सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको इस क्वेश्चन का तो जानकारी 100% गारंटी के साथ होगा। तो देखो यहां पर बोला जा रहा है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे, पहला ऑप्शन हमारे पास है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है नील्स बोर और चौथा ऑप्शन है जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो हमारे महानुभाव जे थॉमसन या जे टॉमसन ने ही किया था, तो इसलिए हमारा पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक एटम का जो मास नंबर होता है उसके लिए क्या फार्मूला होता है, यह बात पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इधर आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का समेशन होगा। एंड तीसरा ऑप्शन हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वह होता है उसके प्रोटॉनों की संख्या और उसके न्यूट्रॉनों की संख्या, यही तो होता है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एन एटम हैज मास नंबर 37 एंड एटॉमिक नंबर 17, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि हमारे पास मास नंबर दिया गया है 37, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास दे दिया गया है 17, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 17 है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स की संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देखते ही टिक कर सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास ऑलरेडी दे दिया गया है। तो प्रोटॉनों की संख्या ही होती है उसके एटॉमिक नंबर्स की संख्या ही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये बात करते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम। क्या बात बोली जा रही है कि किसी भी एटम का जो मास होता है उसके लिए कौन से ऐसे चारों ऑप्शन में से रिस्पांसिबल हैं, इस पर हमें टिक करना है। पहला ऑप्शन हमारे पास दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है प्रोटॉन्स केवल होते हैं, केवल न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमें बात करना है मास ऑफ एन एटम, ठीक है, यह बात ध्यान में रखना। प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, या फिर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप लोग बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ही उसके मास नंबर को डिसाइड करता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। काफी बहुत ही आसान से मैंने क्वेश्चंस को पहले सिलेक्ट किया है, अभी जैसे जैसे वीडियोज में आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि हमें बताना है कि एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या हम उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिनकर बता सकते हैं, क्या उसके हम प्रोटॉन्स की संख्या को गिनकर बता सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की संख्या हमें बतानी रहती है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बतानी रहती है। तो यहां पर तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बनता हुआ नजर में आ रहा है, ठीक है।
वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर तो MsQ बन रहा है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में से किसी एक पर टिक कर सकते हैं, आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है बात करते हैं हम कि छठे नंबर के क्वेश्चन में निकिल हैज एटॉमिक नंबर, जो हमारे पास निकिल का एटॉमिक नंबर है वो 28 है। चूज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकल। ठीक है, हमें निकल एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करना है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 28 दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं एक करके। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो पहले ऑप्शन में तो 10 और 8 18, 18 2 हमारे पास हो जाएंगे 20, 20 4 24, 24 4 28। यहां पर भी 28 बन रहे हैं। यहां पर देख लेते हैं 2 और 8 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 2 26, 26 2 28। यहां पर भी 28 बनते हुए नजर में आ रहे हैं। 2 6 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 2 18। तो ये तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। चौथे ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। 10 और 8 18, 18 2 हमारे पास होता है 20, 20 2 22 और 2 24 ही बन रहे हैं, जबकि हमारे पास कितने हैं 28 हैं। तो यहां पर दो ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नॉर्मल तौर पर हम कैसे काउंटिंग करते हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास होता है 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर ध्यान से देखो तो दोनों ऑप्शन में 1s2, 1s2 बन रहे हैं, 2s2, 2s2 भी बन रहे हैं, 2p4 बन रहा है और यहां पर देखो तो 2p6 बन रहा है। यानी कि हमारे पास ए ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा और हमारे पास बी ऑप्शन जो है वही राइट आंसर है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, लेकिन बच्चे कई बार क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, सभी चीजों को अच्छे से पढ़े नहीं होते, तो गलतियां होती हैं। ठीक है, वैसे भी अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखेंगे तो ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी समझाया भी हूं। बात करते हैं अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। इफ बोथ द के एंड एल सेल्स आर फुल, क्या कहता है कि अगर के और यल सेल जो हमारे पास है वो फुल है, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन। कह रहा कि अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, जिसका हमारे पास के सेल और यल सेल हमारे पास क्या है, फुल है। अब यहां पर आपको तो पहले यह पता होना चाहिए कि के नंबर ऑफ सेल कौन सा है और हमारे पास यल नंबर ऑफ सेल कौन सा है। यानी कि बात कर रहा है कि पहले सेल में और के 1 इज इक्वल टू हमारे पास n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास सेल की संख्या के हम उसे नाम देते हैं, और अगर n इज इक्वल टू 2 होता है तो उसे हम यल नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद यम यन आगे कंटिन्यू करता जाता है। ठीक है, तो अगर हम के यानी कि पहले सेल पर बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 और दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास होती है 8। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुए। देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट बनता हुआ नजर में आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर आता हुआ आप सभी के सामने। कह रहा है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है, जो भी एटम है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वह हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या उसके प्रोटॉनों की संख्या बताते हैं, क्या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताते हैं, या फिर उसके न्यूट्रॉनों की संख्या बताते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम 8वें क्वेश्चन पर बात करें तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए क्या हो सकता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखो, न्यूक्लियस में अगर बात किया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे पास फिक्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा चक्कर काटते रहते हैं। वही हमारे एक सेल में जाएंगे, दूसरे सेल में जाएंगे, वही हमारे पास सब सेल्स में जाएंगे, ऑर्बिटल्स में रहते हैं, वही केवल इसमें बदलाव करने के काबिल हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों से ही उसके केमिकल प्रॉपर्टीज का डिटर्मिनेशन होता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पर। 9th नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एटम्स दैट हैव द सेम मास। क्या बात बोली जा रही है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक एटम्स को ले लेते हैं जिनके मास जो है वो सेम है, मास नंबर जो हमारे पास है सेम है, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये आपसे बहुत ही लोअर लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला जा रहा है कि बताइए कि ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इस सिचुएशन में उन्हें क्या कहा जाता है। क्या उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है, क्या उन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है, क्या उन्हें आइसोबार्स कहा जाता है, या फिर आइसोमर्स कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। 10वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या बात बोली जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन के दौरान एटॉमिक नंबर्स में क्या बदलाव होता है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं।
बोला जा रहा है कि इट इंक्रीजेस, वह बढ़ जाता है, इट चेंज, रिमेन्स द सेम, चेंज अल्टरनेटिवली। तो अगर देखो बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इट चेंज, यह बदल जाते हैं। ठीक है, यह कहा जा सकता है, ना कि इंक्रीज होता है ना ही रिमेन सेम ही होता है। बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि हु प्रपोज्ड द एटॉमिक थियरी। सबसे पहले बात की जा रही है कि एटॉमिक थियरी सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। 11 नंबर का क्वेश्चन, बताओ। जॉन डाल्टन, रॉबर्ट मिल्किन, जे थॉमसन, नील्स बोर। तो अगर वैसे तो आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे जॉन डाल्टन आप कह सकते हैं, काफी बच्चे जे थॉमसन को भी टिक कर सकते हैं, काफी बच्चे नील्स बोर को भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट मिल्किन। सबसे पहले एटॉमिक थियरी को इन्हीं ने ही प्रपोज किया था, यह बात ध्यान में रखना, इसीलिए यह क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पर। 12 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर 20। हमारे पास जो भी एटम होता है 20 नंबर पर, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से, ये बात बोली जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं कि चलो हम कोई भी एक एटम ले लेते हैं ए, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करना चाहें तो हमारे पास हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 बनेगा। यही तो हमारे पास 2, 2, 4, ये हमारे पास 10 हुए, और ये हमारे पास 2 और 6, 8 हुए, और यहाँ पर हमारे पास 3p6 बन गया और 4s2 बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो 2, और यहाँ पर हमारे पास कितने बन रहे हैं, 8, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 और 6, तो हमारे पास बन रहे हैं 8, और यहाँ पर बन रहा है 2। तो 2, 8, 8, 2 हमारे पास बनता हुआ नजर में आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, तो हमारे पास बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़े भी होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन पर। डज एन एटम डिफर फ्रॉम एन आयन विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है कि डज एन एटम डिफर फ्रॉम एन आयन विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलो ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन में हमारे पास बन रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास बन रहा है न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा ऑप्शन हमारे पास बन रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास बन रहा है मास नंबर। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में ही किसी भी एटम का जो आयन होता है वह बदल सकता है, डिफर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करेक्ट आंसर है। वैसे भी अगर आप लोग क्वेश्चंस को पकड़ना सीख गए ना, तो आप लोग आंसर टिक करना आसानी से सीख सकते हैं। चलो बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है, ध्यान। यहां पर बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन व्हिच ऑफ दीज। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि हमारे पास जो भी एक एटम होता है उसका जो मास होता है, वह जो मैक्सिमम मास उसका कहां पर लाई कर रहा है, ये बात बोली जा रही है। क्या वह उसके न्यूक्लियस में होता है, क्या वह उसके न्यूट्रॉनों में होता है, क्या वह उसके प्रोटॉनों में होता है, क्या वह उसके इलेक्ट्रॉनों में होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप सभी के लेवल में पूछे जाने के काफी कम चांसेस हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी एटम होता है उसका पूरा मास उसके न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है द आइसोटोप्स ऑफ ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन व्हिच ऑफ दीज। क्या बोला जा रहा है, द आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स अभी हमने बात किया था क्या होता है। द आइसोटोप्स ऑफ ए न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन व्हिच ऑफ दीज, किस में डिफर होता है। क्या वह उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है, या फिर वह उसके एटॉमिक नंबर में होता है, या फिर वह उसके मास नंबर में होता है। तो अब ये तो फिलहाल वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन एक अलग तरीके से रिपीट हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे, एटॉमिक नंबर में ही डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स की बात कर रहा है, आइसोटोप्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि What is the sequence to level the subcell in an atom? क्या बात बोली जा रही है कि जो हमारे पास एक एटम होता है उसमें जो सबसेल्स का सीक्वेंस होता है उसे आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल तौर पर हम तो यही करते हैं ना कि एक एटम है और उसे उठाते हैं, उसके सेल्स को पहले देखते हैं, फिर उसके सबसेल्स को हम काउंट करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम रखते हैं यस को, फिर हमारे पास होता है पी, फिर हमारे पास होता है डी, फिर उसके बाद होता है एफ। ठीक है, चलो ऑप्शंस में चेक करते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एस, पी, डी, एफ और जी भी होता है। चलो मैं जी पर भी बता देता हूं। वैसे जी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आज तक ऐसा कोई भी एटम नहीं खोजा गया है जो जी में चला जाए।
ठीक है, एफ तक ही हमारे सभी समराइज हो जाते हैं, इसलिए जी आपको नहीं बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई और ऑप्शन बनता है, एस पी जी डी एफ, ये तो हमारे पास डी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और यहाँ पर अगर बात किया जाए इन तीनों ऑप्शन में से, तो यही पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। बात बोली जा रही है 17 नंबर के क्वेश्चन में कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर ऑक्सीजन इज रिटन एज। ठीक है, हमारे पास जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वह 1s2 2s2 2p4 के क्रम में लिखा गया है। ठीक है, which rule यहाँ पर एक मिनट, which rule will this configuration be violating। यह जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, इसको कौन सा रूल वायलेट कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम नॉर्मल तौर पर बात करें तो यहाँ पर 1s2 है, 2s2 है और 2p4 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में कौन कौन से दिए गए हैं, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल दिया गया है, हुंड रूल दिया गया है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया गया है और नन ऑफ दीज दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए बात की जा रही है ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एकदम परफेक्ट लिखा गया है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यह किसी भी रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी रूल का विरोध नहीं कर रहा है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है। और इसमें अगर हम पॉलीज रूल को देखें तो वह भी फॉलो हो रहा है, वाव भी और हुंड्स का भी रूल। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी ट्रिकी खेल गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात बोली जा रही है कि इफ एन एटम हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के पास, व्हाट इज लाइकली टू बी द टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बात बोली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनों के जो टोटल स्पिन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन पर बात करते हैं तो यहां पर देखो सिंपल एक तरीका अगर हम बात करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि वो चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपोजिट चार्ज, अपोजिट स्पिन पे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर यहां पर हम करेक्ट ऑप्शन पर बात करते हैं तो हमारे पास सी ऑप्शन ही होगा और वो 2 होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या बात बोली जा रही है। यहां पर सुनिएगा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -52.53 या फिर -52.53 किलो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिया गया है, किलो जूल पर मोल इज फॉर किस ऑर्बिट के लिए होगा, ये बात बोली जा रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो मैं आई थिंक ये आप सभी को यूनिट 2 का मैं क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक है, तो मैं यूनिट 2 भी पढ़ाया हूँ, तो इसलिए आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो एनर्जी है वो -52.53 किलो जूल पर मोल दिया गया है, तो वह कौन से एनर्जी लेवल के लिए वह बात कर रहा है। क्या वह पहले एनर्जी लेवल के लिए बात कर रहा है, क्या वह दूसरे एनर्जी लेवल के लिए बात कर रहा है, क्या वह तीसरे एनर्जी लेवल के लिए बात कर रहा है, या फिर वह 5वें, 5th लिखा गया ना, 4th नहीं लिखा गया, 5th लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहां पर 5वें एनर्जी लेवल पर ही बात किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। चलिए बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। काफी अच्छा क्वेश्चन, क्वांटम नंबर्स आर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्या वो अर्थमेटिक वैल्यूज होते हैं, क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, क्या वो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज होते हैं, क्या वो लॉजिकल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। क्वांटम नंबर्स जो हमारे होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने 21 नंबर के क्वेश्चन पर। द लाइंस व्हिच आर प्रेजेंट इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम आर। काफी अच्छा क्वेश्चन। जो एटॉमिक इमिशन होता है, वैसे ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर उठा लिया ताकि मैं यूनिट 2 में भूल ना जाऊं इसे पढ़ाने में। ठीक है, तो यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम में किस प्रकार का, किस रंग का हमारा लाइंस पाया जाता है, ये बात बोली जा रही है। क्या वो डार्क होते हैं, क्या वो ब्राउन होते हैं, क्या वो ब्राइट होते हैं। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं ऑप्शन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, ब्राइट होते हैं। और मुझे जहां तक याद है मैं यूनिट 2 में आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि एटॉमिक मॉडल आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी उठा लिया। तो यहां पर देखो क्या बात बोली जा रही है कि रदरफोर्ड इन हिज एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसका बिहेवियर वो अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये बात पूछी जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की या न्यूट्रिनो की,
ठीक है। तो देखो कोई भी एटॉमिक मॉडल जब फेल हुआ था, तो अगर हम बाद में बात करते हैं तो एटॉमिक मॉडल तभी फेल हुए जब उनके इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर को वेरीफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को वेव नेचर पर नहीं बात कर पा रहे थे बल्कि पार्टिकल नेचर पर बात कर रहे थे। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पर। द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर यहां पर बात बोली जा रही है, ये आपके सिलेबस में भी है। द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल्स हैव। काफी अच्छा क्वेश्चन। अगर आप लोग स्टेटमेंट याद रखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या बात बोली जा रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में जब होंगे तो उनके पास क्या होता है? क्या वो सेम स्पिन के होते हैं, क्या वो डिफरेंट स्पिन के होते हैं, क्या वो अपोजिट स्पिन के होते हैं, क्या वो वर्टिकल स्पिन के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो सेम स्पिन तो होता नहीं है, वर्टिकल स्पिन तो होता नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट स्पिन या अपोजिट स्पिन, तो देखो स्टेटमेंट में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में अपोजिट स्पिन वर्ड उपयोग किया गया है, ठीक है, डिफरेंट स्पिन नहीं उपयोग किया गया है, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट होता है। अगर आप डी ऑप्शन पर टिक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी गेम खेला गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर काफी अच्छा क्वेश्चन है। डुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय। मैं कई बार ये आपको आई थिंक पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, जब मैं आप सभी को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो हमारे पास डुअल नेचर होता है किसी भी मैटर का, वो किसने बताया था? तो आप लोग समझ ही सकते हैं, लुइस डी ब्रोगली ने बताया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं। वैसे मैक्स प्लांक का भी नाम इसमें आता है, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। मैक्स प्लांक नहीं बताए थे, इसमें डी ब्रोगली साहब ने ही बताया था, ठीक है। बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर। 25 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये बात बोली जा रही है। इट इज फ्लैट। क्या एटॉमिक मॉडल फ्लैट होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल होता है वो तो 3 डायमेंशनल होता है, फ्लैट तो होता नहीं है, ये बात हम जानते ही हैं। चलिए तब और भी ऑप्शंस को चेक करते हैं। क्या यह फ्लैट नहीं होता है? तो ये थोड़ा सा ही है, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज इन वन प्लेन। क्या यह एक प्लेन में होता है? नहीं, यह एक प्लेन में नहीं होता। क्या यह इट इज इन वन डायमेंशन? नहीं, यह एक डायमेंशन में भी नहीं होता, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि यह हमारे पास 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन 3 डायमेंशन ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये फ्लैट तो होता नहीं है ये, इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। 26 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल इज गिवन बाय। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि हमारे पास एक सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला मैं आप सभी को पढ़ाया था। अगर आप फार्मूला याद रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हमें पता है पहले सेल में अगर बात किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन में रखकर चेक कर लेते हैं, सभी ऑप्शन में रखकर आप लोग चेक कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखूंगा मैं, ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर 1 रखूंगा तो वो 2 हो जाएगा, तो ये यानी कि ये हमारे पास पहले ऑप्शन को सही कर रहा है। दूसरा ऑप्शन भी पहले के लिए हमारे पास पहले सेल के लिए सही है, तीसरा भी हमारे पास पहले सेल के लिए सही है। लेकिन अगर हम दूसरे सेल के लिए बढ़ते हैं तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेल यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, जबकि हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बी ऑप्शन पर बात कर रहे हैं तो यह भी गलत है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर बात किया जा रहा है 2 दूनी 4 और दोनों 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स का रहा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 27 नंबर वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है? हमारे पास 6p ऑर्बिटल दिया गया है, ठीक है, और इसके n प्लस यल वैल्यू का हमें कैलकुलेशन करना है। तो n इज इक्वल टू, तो हमारे पास 6 है, और यल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? n माइनस 1, p के लिए हमारे पास बात करनी है, ठीक है, तो यानी कि 1 होगा। तो अगर हम n प्लस यल निकालेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 6 प्लस 1, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 7। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 27 का हमारे पास सी करेक्ट है। बात करते हैं अपने 28 नंबर के क्वेश्चन पर, और आई थिंक ये हमारे इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन बनेगा। तो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। क्या बात बोली जा रही है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 0 होती है किस वाले ऑर्बिट में? क्या वह न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वह 0 होगी? क्या वह इन्फिनिटी पर 0 रखेगा? क्या वह फर्स्ट ऑर्बिट में होगा या फिर लास्ट ऑर्बिट में होगा? ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास सबसे पहली बात तो उसकी एनर्जी 0 हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। और जब मैं आप सभी को
लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था तो मैंने कहा था कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो एटम से शुरुआती दौर में थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जाती है वो करीब करीब आने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? वो एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, यानी कि उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो धीरे धीरे करते हुए घटने लग जाते हैं। तो अगर हम इन्फिनिटी पर अगर चले जाते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से चले जाते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा सेल होगा वो किसी एक सेल से ऐसे चिपका हुआ रहेगा, यानी कि उस सेल के पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। और एनर्जी सेल की जीरो होने के लिए हमारे पास कह सकते हैं कि वह इन्फिनिटी पर होना चाहिए। और एनर्जी अगर सेल्स की जीरो है तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी जीरो ही होगी उस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमारे पास जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि एट इन्फिनिटी पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जीरो हो सकती है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 28 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया और अब ऐसे ही क्वेश्चंस और भी मैं लेक्चर्स लेने आने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए कमेंट करके बताना होगा। और इस वीडियो का यह जो पीडीएफ आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है इसे मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, मैं आप सभी को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपके एग्जाम करीब हैं या फिर अभी एग्जाम्स की आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो आप उन लेक्चर्स को ज्वाइन करिए। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी की तैयारी मैं गारंटी लेता हूं कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर और भी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और जरूर लाइक करिएगा। अदरवाइज मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पाता है कि आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और तब हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।